एसडीएम साहब ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या प्रशासन पे विश्वास किया और वहां पे मुझे विश्वासघात मिला। मैंने किया विश्वास, मुझे मिला विश्वासघात। आईजीआर पोर्टल को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है, अपने घर पे बैठ के रिपोर्ट लगाई जा रही है, मौके पर जाके जांच नहीं की जा रही है। तो योगी सरकार क्या करी? योगी सरकार अपनी आंखों से देखे, अपनी आंखों से नहीं देख रही। योगी सरकार अपने प्रशासन में लगे लोगों के आंखों से देख रही है और उन लोगों के आंखों में धूल है। गोंडा जिले के वजीरगंज थाने में योगी का निर्देश नहीं बल्कि दबंगों का सिक्का चलता है, जबकि पीड़ितों की दुश्वारियां बढ़ाई जाती हैं। यहाँ कानून के रखवाले कानून को अपना जागीर समझकर उसे फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। चर्चा है कि थाने की बागडोर संभालने वाले कानून के नुमाइंदे खुद नियम कानून से खिलवाड़ करके योगी सरकार के मंशा पर खुलेआम पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वजीरगंज थाने के रामपुर खनाटा गाँव का है, जहाँ के निवासी रामेश्वर दत्त सिंह का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण मिलने के कारण दबंगों ने उसके निजी खेत में लगी गेहूं के फसल को न केवल काटा बल्कि उसे घर उठा ले गई और वजीरगंज पुलिस तमाशबीन बनी बैठी है। और तो और यहाँ जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का आदेश भी एसडीएम के सामने बौना साबित हो गया। ये देखिए स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिलाधिकारी ने दिनांक 6 अप्रैल में एसडीएम को आदेश जारी किया था कि मौके पर जाकर इनका फसल कटवाया जाए, मगर ये आदेश कागजों तक सीमित रहा और विपक्षियों ने फसल को काट लिया। पीड़ित का आरोप है कि डायल 112 पुलिस ने विपक्षी के घर भूसा व गेहूं को देखा, बावजूद इसके वजीरगंज पुलिस मौन है। पीड़ित का आरोप है कि थाने में उसका एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने डीएम, एसपी व आईजी से की है। पीड़ित का कहना है कि अगर उसे न्याय न मिला तो वह शीघ्र ही सीएम योगी के चौखट पर जाकर यहाँ के कारनामों को अवगत कराकर न्याय की गुहार करेगा। काश सीएम योगी की निगाहें इस थाने पर भी पड़ती, जहां नियम कानून से खिलवाड़ करके खुलेआम योगी सरकार के मंशा पर पानी फेरकर सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एनएनसी 24। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर दत्त सिंह है। सबसे पहले न्यूज एनएनसी 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कहाँ के रहने वाले भैया? हम रामपुर खनाटा के रहने वाले हैं। कौन सा थाना है? वजीरगंज। क्या मामला है आपका? मामला हमारा यह है कि 2003 में हमने एक रजिस्ट्री करवाई थी हमारे फादर साहब ने जी। तो वो 22 बिस्सा ज़मीन था जी। और उस पर मेरी कब्जेदारी, जब से हमने रजिस्ट्री करवाया है तब से मेरी उस पर कब्जेदारी चली आ रही है। ये आपके गाटा संख्या की ज़मीन थी? हाँ, मेरे गाटा संख्या की नहीं, मेरे बैनामा शुदा ज़मीन थी। गाटा संख्या की ये है, गाटा संख्या 206 जी जी, जो स्थित निवास ग्राम रामपुर खराटा में ही है। जी जी जी। तो फिर क्या हुआ? तो उसमें क्या है कि हमारी गेहूं की फसल लगी हुई थी। अभी पूर्व में अक्टूबर में 25 अक्टूबर 2025 को हमारे फादर साहब एक्सपायर कर गए। तो जब हमारे फादर साहब एक्सपायर कर गए तो कुछ विपक्षी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इस पे मेरा कब्जा है। और इससे पहले जो विक्रेता हैं, उनके जो बेटे हैं जिलेदार सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, उन्होंने एक मेरा मुकदमा चल रहा था बंटवारे का, जो देवेंद्र प्रताप सिंह आदि बनाम जिलेदार सिंह चलता था, जिसमें उन्होंने एक लिखित में उप जिला अधिकारी तरफगंज के यहाँ पे एक लिखित में दिया है, जिसमें धारा 8 में लिखा हुआ है कि यह कि विवादित भूमि गाटा संख्या 206 का चौहद्दी के हिसाब से ही बैनामेदार जो देवेंद्र प्रताप सिंह व प्रेम बहादुर सिंह हैं, वो बैनामे के दिन से काबिज दाखिल हैं और उनका यह कहना सत्य है। इसी आधार पर हमारी प्रारंभिक डिग्री भी वहाँ पे बंटवारा हमारा सिद्ध हो गया है। तो अब मामला क्या है? जैसे उस जमीन में कोई फसल लगी थी? मामला यह है कि उसके बाद उसमें हमने गेहूं बोया था। उस समय लोगों ने विवाद कर दिया, लेकिन विवाद में नाकामयाब रहे। एक बार हमने बोया तो हमारे ही गांव के एक प्रदीप कुमार सिंह उर्फ दद्दन सिंह पुत्र जगदम्मा सिंह निवासी ग्राम रामपुर खराटा के ही हैं, उन्होंने हमारी फसल को जोत दिया अपने दबंगई के बदौलत। आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, अपराध और दबंगई के बदौलत उन्होंने अपनी हमारे खेत को जोत दिया गेहूं को। उसके बाद हमने दोबारा फसल बो करके जोत दिया, उसके बाद सिंचाई गुड़ाई सब कुछ हमने किया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गेहूं तैयार होने का कंडीशन आया तो उन्होंने लोगों से कहना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा है कि गेहूं काटने नहीं देंगे, मेरा कब्जा है, मतलब डिफरेंट तरीके की बात करना स्टार्ट कर दिए। और जब इस चीज़ की जानकारी मुझे हुई कि वो ऐसा करना चाहते हैं तो इसको हमने वजीरगंज थाने में अवगत कराने की कोशिश करी, बल्कि अवगत कराया, बट वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हुई? थाने पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर क्या किया? और उसके बाद हम क्या किए कि एसपी साहब के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया। तो 6/4/2026 को एक एप्लीकेशन हमने डीएम साहब को दिया कि कुछ लोगों से मुझे ये ज्ञात हुआ है
कि वो हमारी फसल को जला देंगे या काट के बर्बाद कर देंगे। यदि ऐसा कर देंगे तो हमारे लिए हमारा जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद डीएम साहब ने उस पर एक आदेश कर दिया, एसडीएम साहब तरफगंज को, कि ऐसा मौके पर जा करके और गेहूं की फसल कटवाएं, क्योंकि उन्होंने सारे पेपर्स देख लिए, पेपर हमारे राइट थे, हम कहीं गलत नहीं थे, खतौनी में हमारा नाम है, दस्तावेज है, सारी चीजें हैं। इस आधार पे जो डीएम साहिबा हैं उन्होंने आदेश कर दिया एसडीएम तरफगंज को। एसडीएम साहब ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद क्या है कि हम थाने में गए, मतलब जिलाधिकारी का आदेश था और एसडीएम साहब मौके पे आपके वहां नहीं गए, खेत पर कटवाया नहीं फसल उन्होंने? नहीं, ना वो फसल कटवाने गए और ना ही किसी प्रकार की कोई मुझे सांत्वना दिए। ना फसल कटवाने गए, ना मुझे किसी प्रकार की कोई सांत्वना दी, और ना ही मेरे पास कोई सूचना है, क्योंकि जब मैंने जिला अधिकारी को सूचित कर दिया तो मैं निधड़क हो गया कि भाई जिला अधिकारी को सूचित कर दिया तो जिला अधिकारी से बढ़ करके तो कोई है नहीं। कितना भी बड़ा अपराधी हो तो जिला अधिकारी से बढ़ करके तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मतलब जैसे मौके पे जब एसडीएम साहब नहीं गए तो फसल को फिर काट लिया गया, उसके बावजूद? नहीं, एसडीएम साहब मौके में नहीं गए तो उसको ले करके उस आदेश को हम थाना वजीरगंज पुनः गए। अच्छा, वजीरगंज फिर गए, फिर क्या हुआ? वहां गए तो वहां पे ये कहा गया कि आप एक काम कीजिए कि शनिवार के दिन आइए, समाधान दिवस पे सुबह 10:30 बजे आ जाइए। तो जो मुझे टाइम दिया गया था, टाइम के अकॉर्डिंग राइट टाइम में वहां पे पहुंच गया। राइट टाइम जाने के बाद हमारे विपक्षी जो हैं प्रदीप कुमार सिंह उर्फ दद्दन सिंह, ये भी वहां पे आए तो बातचीत हुआ, हमने अपने सारे पेपर्स दिखाए, लेकिन कोई शांतिपूर्ण बात नहीं रही, ना शांतिजनक बात रही। वहां पे कसम खिलवाया गया, दद्दन सिंह कसम खाने से इनकार करते रहे। उसके बाद भी उन्होंने कसम खाया, लेकिन कसम में ये नहीं कह पाए कि रामेश्वर दत्त सिंह का गेहूं बोया हुआ नहीं है। ऐसा कह पाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि यह सत्य था नहीं कि जो कसम खाते वैसे तो कसम खा लेते, लेकिन भगवान के सामने कसम क्या खाते, क्योंकि उनका एक भाई अभी कैंसर से पीड़ित चल रहा है और दूसरा वो खुद हार्ट पेशेंट है। तो थोड़ा सा मुझे कहीं ऐसा ज्ञात होता है कि ईश्वर से थोड़ा सा उनको डर जरूर लगा, जिससे कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया, कसम खाया लेकिन ये नहीं खाया कि मैंने बोया है या नहीं बोया है। ये चीज सिद्ध नहीं हुआ। वहां से चले आए, नायब तहसीलदार साहब ने बोला कि जिसने बोया है वो काटेगा। बिल्कुल सही बात है, जिसने बोया वो काटेगा। हमने बोया, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं, अभी भी फोन में फोटो है जहां पे बोए हैं, सारे लोग जानकार हैं, सारे गवाहान हैं वहां पे कि भाई हमने बोया है, सबने देखा है। दूसरी बात, अगर कोई गवाह ना भी हो तो जब खतौनी हमारी, दस्तावेज हमारा, तो आपको बोने का अधिकार क्या था मान्यवर? आपने बोया कैसे, या आप उसमें हस्तक्षेप कैसे कर रहे हैं? आप जैसे खतौनी में आपका नाम है, क्षेत्र आपके क्षेत्रफल में वो आपका फसल है, उसके बावजूद अब क्या हुआ? मतलब उसको काट लिया गया, किसी ने काटा? अब उसके बाद दद्दन सिंह अपने 2 बेटों के साथ, बल्कि अपने एक भतीजे के साथ, दूसरा जिलेदार सिंह और उनके 3 बेटों के साथ और कुछ और आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के साथ मिलकर के 13 तारीख की रात से लेकर 14 तारीख की रात के मध्य रात्रि में इन्होंने चोरी से फसल काट ली, जिसका मुझे जानकारी भी नहीं हो पाया। सुबह जब मैं देखने गया, जब मुझे जानकारी हुआ, 112 पे मैंने कॉल किया, मौके पर आई पुलिस, उसने देखा कि ट्राली में भूसा लदा हुआ है, गेहूं भी पड़ा उनके दरवाजे पे, उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अगर उन्होंने कैमरा बंद कर दिया तो इससे भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि चोरी तो उन्होंने किया है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी तक उसका एफआईआर पंजीकृत नहीं हुआ। और एफआईआर करने के लिए मैं बहुत परेशान हुआ। 13 तारीख को भी, जिस दिन उन्होंने काटा है, उस दिन भी मैं डीएम साहब के यहाँ गया था और डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, एसपी साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया, और उसके बाद रात को जो है 13 तारीख को फसल को 13 से 14 के बीच में काट लिया गया। जो आपकी ये फसल कट गई है, आप इसके लिए जो आप एप्लीकेशन थाने पे देने गए तो आपका एप्लीकेशन दर्ज हुआ, तो एफआईआर दर्ज हुआ नहीं हुआ? इसके बाद हमने थाने पर संपर्क किया, जब 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, उसने बोला कि आप थाने पे आइए। हम थाने पे चले गए, लेकिन विपक्षी हमारे थाने पे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है, तो उनको आने का कोई दायित्व तो नहीं बनता है। हमें तो किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है। हमने सिर्फ क्या, प्रशासन पे विश्वास किया और वहां पे मुझे विश्वासघात मिला। मैंने किया विश्वास, मुझे मिला विश्वासघात। मतलब अब तक एफआईआर दर्ज हुआ नहीं? अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, बल्कि वहां से मुझे कहा जा रहा है कि 147 में कुर्क कर दिया जाएगा। अरे तो 147 में क्या वो धूल मिट्टी कुर्क किया जाएगा? उससे मेरा क्या प्रॉफिट होगा? जो मेरी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें मानसिक क्षति भी हुई है और आंशिक क्षति भी हुई है। आंशिक तौर पे जो पैसा लगभग 10,000 रुपए के अमाउंट का, तो उसमें गेहूं था, आंशिक तौर से वो क्षति हुई। मानसिक क्षति हुई, तब से मैं डिस्टर्ब चल रहा हूं। 2 दिन से कंटिन्यूटली मेरा डिस्टर्बेंस जो है वो कंटिन्यूटली परफेक्शन में बना हुआ है। गेहूं कटे, आपका फसल कटे कितना दिन हो गया? फसल मेरा 13 तारीख को कटा है, 14 तारीख को
सुबह हम को पता लगा है, 14 तारीख को 112 पे कॉल किया है, पुलिस आई है, कोई रिस्पांस नहीं ली है, और उसके बाद हम थाने में गए हैं, किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो 14 तारीख को सभी जगह पर बंद था। माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, ऐसा ही कुछ था, जिस वजह से बंद था। तो इसलिए आज 15 तारीख को पुनः डीएम साहब के यहाँ और एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ और साथ साथ डीआईजी साहब के यहाँ हमने एप्लीकेशन दे दिया है कि उन्होंने हमारे खेत में चोरी कर लिया है और इस तरह का माहौल है। वहां पे एप्लीकेशन दे करके हम आ गए हैं। उसके बाद अब क्या कार्रवाई होती मुझे पता नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये जरूर चाहता हूं कि जो कृत्य इन लोगों ने किया है, विपक्षियों ने, उनको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मेरा एफआईआर पंजीकृत होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह प्रशासन की ही तौहीन नहीं, बल्कि शासन प्रशासन सबका तौहीन है। अच्छा, सपोज करो अगर यहाँ आपकी कार्रवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती आपके लिए, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यदि यहाँ मेरी सुनवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहां भी नहीं होती है तो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं भारत सरकार, वहां जाएंगे। इन केस दिस दैट यदि वहां भी नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट का खटखटाएंगे, सिविल कोर्ट का खटखटाएंगे। यहां भी नहीं होगा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हम हवाई दावा करेंगे, हम विश्व कोर्ट जाएंगे। वो सिर्फ फसल की बात नहीं है। आज उन्होंने 1.5 बीघा फसल काट लिया, कल को मेरे पास और भी तो प्रॉपर्टियां हैं, कल वहां हावी हो जाएंगे, कल मेरे बच्चों पे हावी हो जाएंगे। यहां से लेके 4-4 जिले में मेरी प्रॉपर्टी है, फैजाबाद में, बस्ती में, बलरामपुर में, गोंडा में, इधर मनकापुर से। हम 4-4, 6-6 जिले का काश्तकार हैं। आज यहां कब्जा किया, कल वहां कर लेंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। नहीं, एक तरफ तो योगी सरकार पीड़ितों को लेके गुहार लगा रही है, योगी सरकार पीड़ितों को लेके अल्टीमेटम दे रही है कि मतलब इनके साथ जो है न्याय दिलाया जाए इनको और इनकी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इसके बावजूद आप मतलब संतुष्ट नहीं हुए। जब आईजीआर पोर्टल को खिलवाड़ बना के रखा हुआ है, अपने घर पे बैठ के रिपोर्ट लगाई जा रही है, मौके पर जाके जांच नहीं की जा रही है, तो योगी सरकार क्या करी? योगी सरकार अपनी आंखों से देखे, अपनी आंखों से नहीं देख रही। योगी सरकार अपने प्रशासन में लगे लोगों के आंखों से देख रही है और उन लोगों के आंखों में धूल है। तो आईजीआर जो है वो सारी फेक हो रही है। तो जब योगी सरकार तक सच्चाई पहुंच ही नहीं, जब तक ग्राउंड की रियलिटी नहीं पहुंचेगी, जब तक ग्राउंड की रियलिटी नहीं पहुंचेगी, तब तक चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, कोई कुछ नहीं कर सकती। देखिए, कहने का मतलब यह है कि यदि मैं आंख बंद कर लेता हूं तो मुझे यह नहीं पता कि सामने कौन है। तो एक तरह से आंखें बंद नहीं है लेकिन पर्दा डाला हुआ है। अच्छा, अब आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारे खेत में चोरी हुई है और हमारे सभी कागजात हैं, सबको देखते हुए और इस पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मुझे ही बता दिया जाए, या तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब तो इच्छा मृत्यु का प्रावधान भी आ गया है। अभी रिसेंटली एक नोएडा में लोग थे तो चलो बीमारी से पीड़ित थे, उनको इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। लेकिन हम बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, हम लोगों से पीड़ित हैं, अपराधियों से पीड़ित हैं। 3 पुस्त में कोई सिंगल एनसीआर मेरे खिलाफ किसी भी जिले या किसी थाने में दर्ज नहीं है। यदि किसी जिले या किसी थाने में मेरे खिलाफ एक एनसीआर दर्ज हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके और मुझे उचित दंड दिया जाए। और जिन लोगों ने आपराधिक मानसिकता रखते हुए दबंगई और गुंडई के बदौलत हमारे खेत में इस तरह से डकैती डाला है, अब उसमें तो मैं यही कहूंगा कि प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था। क्योंकि अगर प्रशासन का संरक्षण नहीं प्राप्त था और किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ, जब हम लोग समाधान दिवस पे आए और कोई आदेश नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला, तो किस आधार पे उन्होंने हमारे खेत को काट लिया? पहली चीज। दूसरी चीज, जब प्रॉपर्टी मेरी थी तब उनको बोने का अधिकार किसने दिया? ना मैंने दिया, ना मेरे बाप दादाओं ने दिया। तो उनको क्या अधिकार था या उनके बाप दादाओं को क्या अधिकार था? जैसे जिलाधिकारी साहब ने जो है, जिलाधिकारी महोदया ने ये मतलब किया था, एसडीएम साहब को आदेश दिया था तो कटवाने के लिए, और इसके बावजूद एसडीएम साहब मौके पे नहीं गए, तो आपने दोबारा फिर जिलाधिकारी महोदया को अपने अवगत कराया? जिला अधिकारी महोदया को अवगत मैंने 13 तारीख को करवाया कि आज ऐसा ये लोग कह रहे हैं, इस तरह के अफवाह हैं, क्षेत्र में इस तरह के अफवाह चल रहे हैं कि या तो गेहूं जला देंगे या काट लेंगे, लेकिन काटने नहीं देंगे। नहीं, कटने के बाद, जब कटने के बाद 13 तारीख को कटा है, 14 तारीख को बंद था। आज 15 तारीख को पुनः जिला अधिकारी साहब के यहाँ पे हम जा करके और एप्लीकेशन दे करके आए हैं। और एप्लीकेशन भी मान्यवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एप्लीकेशन मैंने आज दिया है जिला अधिकारी महोदय को। आज हमने जिला अधिकारी महोदय को दोबारा से जो एप्लीकेशन दिया है, वो एप्लीकेशन मान्यवर ये है।
जी इस एप्लीकेशन में जितने मुलजिम हैं, जी जिनको हम एकदम क्लियर जानते हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। जी। और जो अज्ञात लोग हैं उनको सिर्फ यही लोग बताएंगे कि वो अज्ञात कौन थे, कटने का प्रकरण क्या था, कटा कैसे,